सो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जो इस टॉप चैप्टर का नाम है ना, संविधान एक जीवन दस्तावेज। वो अब एक टॉपिक में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हमने उसके डिटेल ब्रॉड स्कोप्स को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। सो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। वी हैव डिस्क्राइब्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाट डज दैट मीन, है ना। हमने अपने संविधान को एक जीवन दस्तावेज तो माना है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या। ऑलमोस्ट लाइक ए लिविंग विंग, दिस डॉक्यूमेंट्स कीप रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो एक जीवित प्राणी के तहत यह दस्तावेज क्या करता है, कीप रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, है ना। तो जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप ये दस्तावेज रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस समय के साथ। सो इसलिए ये एक लिविंग विंग की तरह, लाइक ए लिविंग विंग द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पॉन्ड्स टू द एक्सपीरियंस, ये अनुभव से सीखता है, एक लिविंग विंग की तरह। इनफैक्ट दैट इज द आंसर टू द रीडल वी मेंशन्ड एट द बिगनिंग अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसका हमने शुरुआत में हमने संविधान के टिकाऊपन के बारे में, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात किया था, उसका जवाब यही है, कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पॉन्ड्स टू एक्सपीरियंस। इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस इन द सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बी डायनेमिक। समाज में इतने बदलाव होने के बावजूद, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली, वो इफेक्टिवली प्रभावी रूप से प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू बी डायनेमिक, इसकी डायनेमिक होने की एबिलिटी, टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, व्याख्याओं के प्रति ओपन है, एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन, और चेंजिंग सिचुएशंस के अनुरूप ये रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज ए हॉल मार्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो बेसिकली ये एक लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड है। इन अ डेमोक्रेसी practices and ideas keep evolving over time and society engages in experiments according to these। so एक लोकतंत्र में क्या होता है, जो बहुत सारी व्यवहारिकताएं हैं, विचार हैं, समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज इनके प्रयोग के अनुसार चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड इट अलाउज फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस बिकम्स नॉट ओनली ड्यूरेबल बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम द सिटीजन्स। तो एक ऐसा संविधान जो डेमोक्रेसी की रक्षा करता है और साथ ही वो उसको इवॉल्व होने के नए प्रैक्टिसेस के साथ इवॉल्व होता है, वो ना ही सिर्फ टिकाऊ होता है, नॉट ओनली ड्यूरेबल, बट वो जनताओं के द्वारा, आम नागरिक के द्वारा उस संविधान के प्रति एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, उसका एक इज्जत बढ़ जाती है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन एबल टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। सो नाउ अब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। So in the past 6 decades, some very critical situations arose in the politics and constitutional development of the country। पिछले 6 दशकों में काफ़ी कुछ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी नाजुक सिचुएशंस भी हमारे देश में आए हैं, है ना। वी हैव मेड ए ब्रीफ रेफरेंस टू सम ऑफ दीज इन द चैप्टर ऑलरेडी, और कुछ चीज़ें हमने पुराने अपने चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज, द मोस्ट सीरियस क्वेश्चंस दैट came up again and again from 1950 was about the supremacy of the parliament। so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज में अगर हम बात करें तो द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन, जो सबसे सीरियस क्वेश्चन आया है कि अगे 1950 से अभी तक आया कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के ऊपर सवाल है। सो इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, है ना। सो देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि जो पार्लियामेंट शुड हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के ऊपर, है ना, एक अपर हैंड होना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर इज ए टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज गिवन पावर्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो एट द सेम टाइम देयर इज द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है और ये दूसरे ऑर्गन्स को भी पावर दिया है। देयरफॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू ऑपरेट विद इन दिस फ्रेमवर्क। तो दो, चूंकि ये एक डेमोक्रेसी है तो यहाँ पार्लियामेंट के पास सुप्रीमेसी है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे ऑर्गन्स को भी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को भी पावर्स दे रखे हैं। सो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है,
दैट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क, इसी ढांचे के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे हैं उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ऑपरेट किया जा सकता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, लोकतंत्र सिर्फ वोट मत या जनताओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ उसका मतलब इतना ही नहीं है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत है ना, कानून का शासन के सिद्धांत के हिसाब से डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी एक विकासशील इंस्टीट्यूशन, प्रजातंत्र का अर्थ एक विकासशील संस्थाओं से भी है ना, एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन, और उनके माध्यम से वो कार्य करता है। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन ए बैलेंस विद ईच अदर, और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और आपस में एक बैलेंस बनाने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी। सो न्यायपालिका का क्या योगदान है, अब हम इस पर आते हैं। During the controversy between judiciary and the parliament thought that it had the power and responsibility to make laws and amendments for furthering the interest of the poor, backward and needy. So during the judiciary और parliament के बीच में जब controversy हुई, the parliament को ऐसा लगा, parliament thought that it had the power, उसके पास शक्ति है और जिम्मेदारी है to make laws and amendments, कानून बनाने के लिए और संविधान में अमेंडमेंट लाने के लिए, फॉर लोगों के इंटरेस्ट के लिए, गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए और नीडी के लिए। The judiciary insisted that all this has to take place within the framework provided by the Constitution, and pro-people measures should not bypass legal procedures, because once you bypass laws, even with good intentions, that can give an excuse to the power holders to use their power arbitrarily. सो जुडिशरी ने क्या इंसिस्ट किया कि जुडिशरी ने यह इंसिस्ट किया कि दिस हैज़ टू, इवन आप अगर आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, पुअर्स के लिए, बैकवर्ड क्लास, नीडी के लिए, अगर आप इनके लिए भी कानून बना रहे हैं, अगर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, उसके निहित ही, उसके विदिन ही होना चाहिए, उसके तहत ही होना चाहिए। एंड प्रो पीपल मेजर्स, जो जनता के लिए जो आप मेजर्स ला रहे हैं, वो लीगल प्रोसीजर जो है उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक बार अगर आप गुड इंटेंशन के साथ भी बाईपास कर जाते हैं, वो आपको एक एक्सक्यूज़ देता है, अगली बार पावर होल्डर जो है उनको एक एक्सक्यूज़ देता है उस पावर का आर्बिट्रेटरी तरीके से, मनमानी तरीके से इस्तेमाल करने का। एंड द डेमोक्रेसी इज एज मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर एज इट अबाउट द वेलबींग ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी जितना ही जनता के वेलबींग के लिए है, उतना ही मनमानी ढंग से आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट भी है, उसके ऊपर लगाव लगाने के लिए भी है। So the success of the working of Indian Constitution lies in resolving these tensions. तो जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो सफलता है वो इन तत्वों को सुलझाने में निहित है। The judiciary in its famous Keswananda ruling found a way out of the existing complications by turning to the spirit of the constitution rather than its later. तो जुडिशरी जब केशवानंदा भारती केस में जब बहुत सारे ये कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो उसने क्या किया, उसने स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उस संविधान के जो स्पिरिट है उसके तहत उसके ऊपर चला गया, उसके मूल ढांचे के ऊपर, जब आत्मा के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर निर्णय दिया गया, है ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है सिर्फ इस पर नहीं बताया गया। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू विल नॉट फाइंड एनी मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं व्याख्या ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है। Nowhere does the constitution say that such and such part are the basic structure। और कहीं भी संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। सो इन दिस सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज द इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो एक्चुअली न्यायपालिका के द्वारा खोज कर लाया गया। हाउ डिड इट इंटेंट इन्वेंट सच ए नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, and how is it that all other institutions have accepted this during the past 4 decades। so हम देखेंगे कि ये कैसे जो है एक चीज़ का जो है न्यायपालिका है, कैसे किसी चीज़ का इन्वेंशन कर दिया और कैसे इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को बाकी सभी पिछले 40 सालों से बाकी सारे इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर लिए। सो देयर इन लाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो शब्द और भावना के बीच का जो अंतर है वो हम समझते हैं। द कोर्ट केम टू कंक्लूजन दैट इन रीडिंग ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट वी मस्ट रेस्पेक्ट द इंटेंट बिहाइंड दैट डॉक्यूमेंट।
तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी अगर हम डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं या टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसके हमें उस डॉक्यूमेंट की वो लिखने के पीछे की क्या मंशा रही है, उसके अंदर क्या निहितार्थ है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उसके टेक्स्ट पे ध्यान देना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके अंदर लिखे हुए इंटेंट की, मंशा की। A mere text of law is less important than the social circumstances and inspirations that have produced the law or document। सिर्फ जो लॉ के जो टेक्स्ट है, वर्ड्स है, उसका इंपॉर्टेंस कम है, जबकि जो सोशल सर्कमस्टांसेस और एस्पिरेशंस के हिसाब से, जिस हिसाब उन सोशल सामाजिक परिस्थितियाँ और जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, तो उसके बेसिस पे जो लॉ आई है, जो जिसने लॉ को लाया और डॉक्यूमेंट को लाया, उस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। द कोर्ट वॉज लुकिंग एट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड समथिंग विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड एट ऑल। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज़ है ना, जिसके बिना संविधान की कल्पना करना ही नहीं किया जा सकता है। कि संविधान लाया क्यों गया था? संविधान लाया गया था ताकि ये बेसिक चीज़ों को लागू किया जा सके, ये देश में ये बेसिक चीज़ें स्टेब्लिश हो सके। तो जो उसके पीछे दो संविधान में लिखा हुआ नहीं है क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज नहीं किया, बट उस स्पिरिट में यही चीज़ है, उसकी भावना यही है। सो ये एक तरीके से एक संविधान के जो शब्द हैं और उसकी जो भावना है, उसके बीच में बैलेंस करने की कोशिश भी है। Next topic is maturity of the political leadership. So our discussion on the role of judiciary in the paragraph above brings out one more fact। तो जो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अगर हम संविधान अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो उससे एक और सच्चाई निकलती है, और वो सच्चाई क्या है? इन द बैकग्राउंड ऑफ द फियर्स कंट्रोवर्सी दैट रेज्ड बिटवीन 1967 एंड 1973, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रियलाइज दैट ए बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म व्यू वॉज नेसेसरी। तो जब हाउएवर एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट में 1967 टू 63 के जो टर्मोइल वाला फेज था, इसमें दोनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी तो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ने रियलाइज़ किया कि एक लॉन्ग टर्म और बैलेंस्ड व्यू की ज़रूरत है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग इन केसवानंदा केस, सम अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू आस्क द कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स रूलिंग, है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने केसवानंदा का रूलिंग दिया, तो कुछ कोशिशें किए गए थे कि कोर्ट अपने इस रूलिंग को फिर से कंसिडर करे, फिर से विचाराधीन करे। व्हेन दीज फेल्ड, जब ऐसा फेल हो गया, द 42nd अमेंडमेंट वाज मेड एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी वाज असर्टेड। तो जब ये रिकंसिडरेशन वाली प्रक्रिया नहीं हो पाई, नहीं, कोर्ट ने नहीं किया रिकंसिडर, तब उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सो 47 अमेंडमेंट लाया गया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को फिर से असर्ट किया गया, है ना, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को फिर से दोहराया गया, है ना। बट दोहराया नहीं गया, मतलब फिर से थोड़ा सा उस पर दबाव डाला गया कि जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसके ऊपर स्थापित किया गया, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी स्थापित किया गया। बट द कोर्ट अगेन रिपीटेड इट्स अर्लियर स्टैंड इन द मिनरवा मिल केस 1980। बट कोर्ट जो है, एक मिनरवा मिल केस है 1980 का, उसमें अपने स्टैंड को फिर से रिपीट किया। देयरफॉर इवन 4 decades आफ्टर रूलिंग इन द केसवानंदा भारती केस, दिस रूलिंग हैज डोमिनेटेड आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवन 40 साल बाद भी ये रूलिंग आज डोमिनेट करता है हमारे संविधान की व्याख्या में। Political parties, political leaders, the government and parliament accepted the idea of inviolable basic structure। सो जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक लीडर्स हैं और जो सरकार है, पार्लियामेंट है, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इनवायलेबल है। इवन व्हेन देयर वाज टॉक अबाउट रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एक्सरसाइज कुड नॉट क्रॉस द लिमिट सेट बाय द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जब संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, तब भी यह संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी के द्वारा जो लिमिटेशन प्रोवाइड किए गए हैं, इसका उल्लंघन के बारे में अब नहीं सोचा जा रहा। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, द लीडर्स एंड पीपल ऑफ आवर कंट्री शेयर्ड ए कॉमन विजन ऑफ इंडिया। जब संविधान बनाया गया था, तो जो नेता थे और जो जनता थी, उनका एक कॉमन विजन था। इन द नेहरूज फेमस स्पीच एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस विजन वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, है ना। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने स्वतंत्रता के अवसर पर जो दिए गए प्रसिद्ध भाषण थे, उसमें इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था, ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो ऑल लीडर्स मेंशन्ड दिस विजन, है ना, और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल।
सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। सो अगर हम जब देखते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ऑल लीडर्स, जो जितने भी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे, उनका भी विजन क्या क्या, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, है ना, इस पे फोकस था। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता, है ना। नेक्स्ट इज वेल बीइंग ऑफ द पीपल, जनता की खुशहाली, और क्या है, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। तो एक ऐसा एकता, राष्ट्रीय एकता जो नेशनल इंटीग्रिटी, यूनिटी बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रिटी, जो अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर आधारित एक एकता की बात चली। सो दिस विजन हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, और ये आज भी हैं, ये खत्म अभी नहीं हुए हैं। पीपल एंड लीडर्स अलाइक होल्ड टू द विजन एंड होप टू रियलाइज इट। तो जो देश की जनता है और जो देश के नेता हैं, वो दोनों इस विजन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं और इसको रियलाइज करना चाहते हैं, इस उम्मीद में है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन हैज रिमेन्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑथोरिटी इवन आफ्टर हाफ ए सेंचुरी। तो इस कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने सालों बाद भी वो जनता के द्वारा और नेताओं के द्वारा एक ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्ट और एक ऑथोरिटी के ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया है। द बेसिक वैल्यूज गवर्निंग आवर पॉलिटिकल इमेजिनेशन रिमेन इंटैक्ट। तो जो जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले और ये बुनियादी मूल आज भी हमारे देश में इंटैक्ट है, कारगर है, उतने ही कारगर है। सो दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया है। Now, I hope you all have understood how our constitution is a living document. Now, I'll conclude the chapter. So, there can still be debates about what constitutes basic structure, है ना। तो इस पे एक डिबेट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। देर इज नथिंग रॉन्ग इन सच डिबेट, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसी बात विवाद हो सकती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पॉलिटिक्स इन ए डेमोक्रेसी इज नेसेसरीली फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस। तो जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो राजनीति है, वो फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वाद विवाद की ही डेमोक्रेसी, अलग अलग बात विचार को एक साथ समरूप करके चलने वाले को ही डेमोक्रेटिक सेटअप में एक्सेप्ट किया जाता है। एंड दैट इज ए साइन ऑफ डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस एंड ओपननेस। तो ये डाइवर्सिटी, लाइवलीनेस और ओपननेस, खुले विचारधाराओं का एक प्रारूप दिखाता है। सो डेमोक्रेसी वेलकम्स डिबेट। डेमोक्रेसी क्या है, वो वेलकम करता है, वो डिबेट का वेलकम करता है, वाद विवाद का वेलकम करता है, लोकतंत्र। एट द सेम टाइम आवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी इन सेटिंग लिमिट्स टू दिस डिबेट। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो लीडरशिप है, उसने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाया है, परिपक्वता दिखाया है इन डिबेट्स में लिमिट सेट करने में। बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस एंड गिव एंड टेक। पॉलिटिक्स भी किस चीज़ के लिए है, अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस एंड गिव एंड टेक। कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कहीं पे गिव एंड टेक करनी पड़ती है। एक्सट्रीम पोजिशंस में बी थियोरेटिकली वेरी correct and ideologically very attractive, but politics demands that everyone is prepared to moderate their extreme views, sharp positions and reach a common minimum ground. So क्या extreme position जो है वो theoretically, वो कागजों में थियोरेटिकली बहुत करेक्ट हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकली वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, वो आपको विचारधारा में बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है। बट जो पॉलिटिक्स है, जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, वो क्या डिमांड करता है, डिमांड करता है कि एवरीवन इज प्रिपेयर टू बी मॉडरेट। वो अपने व्यूज़ को, जो एक्सट्रीम व्यूज़ में है, उसको थोड़ा मॉडरेट करें, अपने पोजिशंस को थोड़ा मॉडरेट करें, जो उनके शार्प पोजिशंस है, एक्सट्रीम पोजिशंस है, उसको मॉडरेट करें, एंड एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे सभी पहुँचे। ओनली देन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिकम पॉसिबल। तो ऐसे ही केस में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, वो पॉसिबल हो पाते हैं। पॉलिटिशियंस एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड दिस स्किल्स। भारत के जो लोग हैं और जो पॉलिटिशियन हैं, इन चीज़ों को समझे हैं और ऐसे ही स्किल्स को, ऐसे ही हुनर को प्रैक्टिस किए हैं। दैट हैज़ मेड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट सक्सेसफुल। और इस कारण से जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, इसके साथ जो एक्सपीरियंस रही है, इसके काम करने के साथ जो अनुभव रहा है, वो काफ़ी सफल रहा है। एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर विल ऑलवेज बी कॉम्पिटिशन ओवर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अदर्स। ये स्वाभाविक है कि जो सरकार के भिन्न भिन्न अंग हैं, उनमें आपस में हमेशा एक कंपटीशन रहेगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दे विल ऑलवेज फाइट ओवर द फाइट ओवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उनमें जनरली ऐसी लड़ाई झगड़े होगी कि आपस में होगी, फाइट होगी कि जनता के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ है। बट इन द
लास्ट इंस्टेंस द फाइनल ऑथोरिटीज लाइज विद द पीपल, बट जो फाइनल ऑथोरिटी है वो जनता के पास ही है। पीपल, their freedoms and their well-being constitute the purpose of democracy and also the outcome of democratic politics, है ना। तो जो लोकतंत्र का उद्देश्य है, लोकतांत्रिक राजनीति का जो अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली ही है। सो ये अपना चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड, आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो आप लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं इसको बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।